अपने ख्वाब की तामीर के लिए क्या क्या दांव पर लगाना पड़ता है, इसे बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता। अब पश्चिम बंगाल को ही लीजिए, वहां की सत्ता पर काबिज होना बीजेपी के कुछ चुनिंदा ख्वाब में से एक है। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बीजेपी ने अपने पुराने रिश्ते दांव पर लगाए हैं, अपने 4 सांसदों का करियर दांव पर लगाया है और अपनी पूरी की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रखी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात करेंगे बीजेपी की और बीजेपी की ओर से बंगाल चुनाव जीतने के लिए दांव पर लगाए गए लोगों की, जिनकी जीत और हार बीजेपी की सियासत का भविष्य तय करने वाली है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो नाम जो बीजेपी में बड़ी आदर के साथ लिया जाता है, और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। वो पंडित नेहरू की पहली सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फिर कांग्रेस से ही मुकाबला करने के लिए जनसंघ को खड़ा किया। आज की जो बीजेपी है वो उसी जनसंघ का नया रूप है। जनसंघ से बीजेपी की इस यात्रा के दौरान पार्टी जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना पितृ पुरुष मानती है, उनका गृह राज्य पश्चिम बंगाल ही है। वही पश्चिम बंगाल जहां बीजेपी अब तक सत्ता से दूर रही है। लेकिन इस बार बीजेपी को अपने पितृ पुरुष के गृह राज्य में संभावनाएं दिख रही हैं। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार अपने 4 सांसदों को विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया है। राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता को तारकेश्वर से प्रत्याशी बनाया गया है। कूच बिहार के सांसद निशित प्रमाणिक को दिनहाटा से उम्मीदवार हैं। आसनसोल के सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। हुगली की सांसद लॉकेट चटर्जी चुलचुड़ा से चुनावी मैदान में हैं। आप कहने को कह सकते हैं कि ऐसा पहली बार थोड़े हो रहा है कि सांसद को विधानसभा में उतारा जा रहा है, लेकिन एक साथ 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। टीएमसी के आरोपों के बाद स्वपन दास गुप्ता का इस्तीफा इस बात की पुष्टि करता है कि बीजेपी ने तरकश के आखिरी तीर भी अब चला दिए हैं। अगर बीजेपी की राजनीति के लिहाज से समझें तो इन 4 में से 3 लोकसभा सांसद तो आजमाए हुए चेहरे हैं, जिन्हें लोगों का वोट मिला है, और एक संसदीय क्षेत्र पर आमतौर पर 6 विधानसभाएं मानी जाती हैं। तो इन 4 उम्मीदवारों के सहारे बीजेपी कम से कम 24 सीटों पर तो अपनी निश्चिंतता जाहिर करने लगी है। हालांकि विपक्ष तो कह रहा है कि विधानसभा के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, तो सांसदों को ही विधानसभा में उतारा जा रहा है। अब हकीकत तो जो हो, लेकिन अपने 4 सिटिंग सांसदों को टिकट देकर बीजेपी ने अपना बड़ा दांव खेल दिया है। रही सही कसर पूरी करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कमान संभाली रखी है। बाकी किसी तरह की गुंजाइश को खत्म करने के लिए मोदी और शाह की जोड़ी है, जो बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रही है। लिहाजा इस बार प्रत्यक्ष तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने इस बार बंगाल में अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। बाकी रही बात पुराने रिश्तों की, तो आपको याद होगा एक्टर अक्षय कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी का वो इंटरव्यू, जिसमें 2019 लोकसभा चुनाव से पहले खुद पीएम मोदी ने यह दावा किया था कि ममता दीदी उन्हें हर साल कुर्ते और बंगाली मिठाइयां भेजती हैं। चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी, कुर्ता भी गिफ्ट किया था। बीजेपी और पीएम मोदी के साथ दीदी ममता का यह रिश्ता बेहद पुराना रहा है। कांग्रेस से अलगाव के बाद ममता ने 1997 में अपनी पार्टी बनाई थी टीएमसी। 1999 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी कांग्रेस के विरोधी गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए का हिस्सा थी, जो बीजेपी के नेतृत्व में बना था। वाजपेयी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो ममता बनर्जी को उन्होंने रेल मंत्री बनाया, लेकिन 2001 में बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता ने एनडीए और बीजेपी से रिश्ते तोड़ लिए। ये वो दौर था जब एक पत्रिका के स्टिंग ऑपरेशन की वजह से बीजेपी और वाजपेयी सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे थे। खुद को पाक साफ रखने के लिए ममता ने एनडीए से बाहर निकलना बेहतर समझा था, लेकिन जल्द ही ममता का भ्रम टूट गया, और साथ ही बीजेपी का भी, क्योंकि उस चुनाव में दोनों अलग अलग लड़े थे। बीजेपी ने 266 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं ममता ने 226 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 60 पर ही जीत दर्ज कर पाई। और फिर सितंबर 2003 में ममता दीदी फिर से बीजेपी के साथ आ गईं। इस बार भी मंत्री बनी, लेकिन मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। तब तक गुजरात के सीएम मोदी गोधरा दंगे में हुई किरकिरी के बाद चुनाव जीत चुके थे और फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन फिर 2004 के चुनाव में ममता दीदी अपनी पार्टी की इकलौती सांसद थी। एनडीए चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो चुकी थी। 2006 के विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी और टीएमसी की दुर्गति हुई। बीजेपी को तो एक भी सीट नहीं मिली, वहीं ममता की सीटें भी आधी रह गई, महज 30। इसके बाद तो नंदीग्राम और सिंगूर को पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें ममता बनर्जी की बीजेपी ने सीधे तौर पर मदद की थी। लेकिन इसके बाद ही ममता का बीजेपी के साथ सियासी रिश्ता पूरी तरह से टूट गया।
2009 के लोकसभा चुनाव में ममता कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 2 का हिस्सा थी, लेकिन 2011 में सीएम बनने के बाद ममता न तो बीजेपी के साथ रहीं और न ही कांग्रेस के। अब दोनों उनके सियासी दुश्मन हैं और ममता फिलहाल अकेले ही दोनों पार्टियों से चुनाव में मुकाबिल है। कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ के साथ गठबंधन में है, तो बीजेपी ने अपने बूते इस चुनाव में दीदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब 2 मई को ही तय होगा कि कौन कितने पानी में है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।